हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 3 को। अभी तक के 2 लेक्चर्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें कौन कौन से फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहले लेक्चर में हमने हिमालयाज़ को कंप्लीट किया, सेकेंड में हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को कंप्लीट किया। इस थर्ड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की। चलो तो बिना देर किए चलते हैं सीधा पेनिनसुलर प्लेट्यू के टॉपिक पर। अगर आपने पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले के 2 लेक्चर्स देख कर आएँ, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयाज़ के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप हिमालयाज़ वाला लेक्चर देखें, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हिमालयाज़ के कारण होता है। फाइन, चलो अब देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू है क्या। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पेनिनसुलर क्या होता है, या ये जो पेनिनसुला है इसका मतलब क्या है। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है जो ये बताता है कि एक ऐसा लैंड मास, ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको हम कहते हैं पेनिनसुला। देखो यहाँ पर अगर हम ये इंडियन लैंड मास की बात करते हैं तो इसको पेनिनसुलर पार्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे है इसके इंडियन ओशन, दिस साइड इट इज़ बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है अरेबियन सी। 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पेनिनसुला। तो फिर प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू मतलब एक अप्रेज्ड पार्ट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसका टॉप कोनिकल नहीं है माउंटेन के जैसे, जिसका टॉप फ्लैट है टेबल के जैसे। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं पेनिनसुला। ज़मीन से उठा हुआ हिस्सा है लेकिन टेबल फॉर्म, मतलब उसका जो टॉप है वो टेबल जैसा फ्लैट है। उसके ऊपर सेटलमेंट भी हो सकता है, एग्रीकल्चर भी हो सकता है और ग्रासलैंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो, टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमने इस लेक्चर के इस चैप्टर की शुरुआत में देख लिया था कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास कंसिडर कर पा रहे हैं। कारण क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब गोंडवाना लैंड क्या है ये देखने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ उसको दोबारा से बताऊँगी तो लेक्चर अगेन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या बता रही हूँ मैं यहाँ पर, कि जो इग्नियस रॉक हैं जो लावा से बने हुए हैं, जब लावा ठंडा होता है चाहे अर्थ के अंदर या अर्थ के बाहर, दोनों जगह पर जब वो ठंडा होगा और रॉक के फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे, उसमें दाने बन जाएंगे छोटे छोटे। तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन वही सारे रॉक्स जो चाहे सेडिमेंट्री हो या इग्नियस हो, जब वो ज़मीन के अंदर जाएंगे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण उनका फॉर्म चेंज हो जाएगा, तब उनको कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ये ऑल्टर्ड है, मतलब बदलाव जिन रॉक्स में आया है उनको हम कह रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से, ड्रिफ्ट यानी खिसकने की वजह से और ब्रेक होने की, टूटने की वजह से बन गया है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। अब गोंडवाना लैंड चलो ठीक है देख ही लेते हैं, अब इसमें भी आ गया। तो हमने देखा था कि सबसे पहले इनिशियली सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया और एक ही ओशन था जिसका नाम था पेंथलासा। जब ये पेंजिया एक कॉन्टिनेंट ये ब्रेक होता है 2 हिस्सों में, है ना, प्लेट के मूव होने के कारण ये 2 हिस्सों में टूटता है। तो जो नॉर्दर्न हिस्सा होता है दैट बिकेम अंगारा लैंड और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इट बिकेम गोंडवाना लैंड। अब इस गोंडवाना लैंड में भी और अंगारा लैंड में भी जब प्लेट्स जो हैं वो सेपरेट होने लगती हैं, एक दूसरे से अलग हो रही है, ड्रिफ्ट हो रही हैं, दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, तब यहाँ पर और दूसरे कॉन्टिनेंट्स बनते चले गए, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक हिस्सा निकला जिसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, और ये एशिया मतलब ऊपर की तरफ ये क्या करने लगा, मूव करने लग गया, ठीक है। अगर आपने इस थ्योरी के बारे में सुना है कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, जैसे इस तरीके से अफ्रीका भी एक पेनिनसुलर पार्ट ही है, उसके साइड में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है मेडागास्कर, और मेडागास्कर प्लेट जो है वो एक्चुअली इंडिया की तरफ मूव करती जा रही है। मतलब कि आने वाले कुछ सालों के बाद आप शायद एटलस में जब देखेंगे अफ्रीका के मैप को तो आपको समझ आएगा कि मेडागास्कर जो है वो और ज़्यादा दूर होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्लेट शिफ्ट होते जा रही है ना। ये ड्रिफ्टिंग और ब्रेकिंग चलते रहता है प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, ठीक है। तो इसी तरीके से बन गया हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू और ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, और हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में राउंडेड हिल्स है। राउंडेड हिल्स का मतलब क्या है कि हिल्स तो हैं लेकिन उनका जो टॉप है वो एकदम कोनिकल नहीं होगी, थोड़ा सा राउंडेड है, ठीक है। एंड ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, ब्रॉड यानी बहुत चौड़ी लेकिन बहुत गहरी नहीं है, शैलो है, उथली हुई है यहाँ पर, ठीक है। डीप वैलीज नहीं है, शैलो वैलीज है। फाइन।
2 ब्रॉड डिविजन है बेसिकली हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के। वैसे इसके और भी डिवीजन है, लेकिन ब्रॉडली 2 डिवीजन है, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब ये 2 डिवीजन में किस बेसिस पर किए, इनको सेपरेट करती है रिवर नर्मदा। ठीक है, रिवर नर्मदा जो कि एमपी वाले रीजन से होते हुए निकलती है। एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि नर्मदा अलॉन्ग विद तापी, ये 2 ऐसी रिवर हैं जो वेस्ट की तरफ जा रही है। बाकी सारी रिवर्स क्योंकि किस तरफ जाती हैं, ईस्ट तरफ। ठीक है, अगर आप ऊपर गंगा देखेंगे तो वो भी ईस्ट में जा रही है ना, यमुना देखेंगे तो वो भी यहीं पर मिल रही है। देन यहाँ पर अब जितनी भी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जितनी भी रिवर देखेंगे वो ईस्ट तरफ फ्लो होती है। लेकिन 2 रिवर हैं, नर्मदा एंड तापी, या जिसको ताप्ती भी कहते हैं, दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये जो नर्मदा है इसकी वैली ही क्या करती है, डिवाइड करती है पेनिनसुलर प्लेट्यू को। इसके ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, चलो अब सेंट्रल हाईलैंड के बारे में देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक डायग्राम बनाया है जिसमें अलग अलग एरियाज़ में जो अलग अलग भाग हैं, आपके अलग अलग पार्ट्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, उनको हम लोकेट कर पाएँ। देखो कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ते समय सिर्फ एनसीईआरटी खोलते हैं और उसको पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो अगर बिना डायग्राम के पढ़ा है तो हाँ, मैं इतना अग्री कर सकती हूँ कि ठीक है, कुछ मालवा प्लेट्यू है, कहीं पर बुंदेलखंड है, कहीं पर बाघेलखंड है, सेंट्रल हाईलैंड है, डेक्कन है, लेकिन मैं विजुअलाइज नहीं कर पाऊंगी तो मुझे याद नहीं होगा। राइट, अगर आप मैप्स की मदद से पढ़ते हैं तो आप इसको 4-5 बार देखेंगे, आपको अपने आप प्लेट्यूज की पोजीशन जो है वो याद हो जाएगी। देखो जो भी बच्चे याद कर पा रहे हैं ना, या जैसे हम टीचर्स अगर याद कर पाते हैं लोकेशंस, तो हमारे पास कोई जादू नहीं है। राइट, या हम कुछ ऐसा खा पी नहीं रहे हैं अलग से कि हमको याद हो जा रहा है। इट्स जस्ट कि हम ऐसे तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें उनसे विजुअलाइज करने में मदद हो, है ना, हमारे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टोर और हम बिना मैप्स को देखे भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉल कर पाएँ। और क्योंकि हम बार बार पढ़ाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, इसलिए हमारा रिवीजन के कारण ये जो है ये सारे मेमोरी में अच्छे से फिट हो जाते हैं। राइट, अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो आपको भी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगा। राइट, चलो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले डेक्कन प्लेट्यू सबसे अलग है, सबसे नीचे है, एक ट्राइंगुलर शेप में है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो क्या है, ट्राइंगुलर शेप में, पेनिनसुलर पार्ट के कारण। ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू तो हमने समझ लिया अलग है। सेंट्रल हाईलैंड देखते हैं कि कहाँ है। सेंट्रल हाईलैंड का मतलब है, सी हाईलैंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेट्यू, ज़मीन का वो हिस्सा जो ऊपर है, हाईलैंड है। ठीक है, और सेंट्रल मतलब ये अराउंड आपके मिड एरिया में आएगा, सेंट्रल इंडिया में आपका इंक्लूड होगा, लेकिन हम इसके अंदर ये सारे रीजन्स को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान वाला अरावली माउंटेन वाला जो रीजन है वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा मारवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, उसके नीचे हमको देखने को मिलेगा मालवा। मालवा प्लेट्यू कहाँ है, एमपी के ऊपर वाले वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा आपको, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, देन थोड़ा सा आप ईस्ट में जाएंगे एमपी के ऊपर वाले रीजन में, देन यू विल बी फाइंडिंग बुंदेलखंड प्लेट्यू, और उसके ही थोड़े से ईस्ट वर्ड में आपको मिल जाएगा बाघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू अगेन इट इज़ इन झारखंड। इसकी लोकेशन आपको याद रखनी ज़रूरी, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये एक ऐसा प्लेट्यू है, एक ऐसी लोकेशन है जो बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स में। प्लेट्यूज यूजुअली मिनरल्स में और जो मेटल्स होते हैं उनमें रिच होते हैं, लेकिन छोटा नागपुर प्लेट्यू काफ़ी ज़्यादा रिच है। ठीक है, और कहाँ पर है, झारखंड। तो ये झारखंड को एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, लोकेशंस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद कर लो तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज के फॉर्म में ना, क्यूरियोसिटी के फॉर्म में आपको क्या हो जाती हैं, मेमोरी में जाने लग जाती हैं चीज़ें। फाइन, तो इन सबको मिला के हम कह रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड। ओके, अब ये सेंट्रल हाईलैंड जो है ये कौन कौन सी रिवर से बन पा रहे हैं, चंबल, केन, बेतवा एंड सिंध। स्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट देखो, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी इस डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे जा रही है, यहाँ पर आपकी जब रिवर गंगा हमने देखी थी, ठीक है, जब हमने नॉर्दर्न प्लेन्स देखा था तो हमने देखा था कि यहाँ से केन, बेतवा, सोन, चंबल ये सब क्या कर रही है, कुछ यमुना में मिल रही है, कुछ जाके डायरेक्ट गंगा में मिल रही है। तो ये देखो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही तो जा रही है ना, और किस तरफ मूव हो रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो रही है। ठीक है, इनके कारण क्या होता है कि जो प्लेट्यूज हैं वो फॉर्म, मतलब प्लेट्यूज की जो लोकेशन है वहाँ पर हमको ये रिवर्स आसानी से देखने को मिलती है और ये वैलीज भी बनाती है।
फाइन। वाइडर इन वेस्ट बट नैरोअर इन ईस्ट। यहाँ पे जो प्लेट्यू होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, वेस्ट एरियाज़ में तो वाइड होंगे लेकिन ईस्टर्न एरियाज़ में थोड़े से नैरो होंगे, मतलब इरेगुलर इन शेप। छोटा नागपुर प्लेट्यू ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। छोटा नागपुर प्लेट्यू हमने देखा कि इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी अलग है, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दी गई है कि यहाँ पर जो झारखंड में दामोदर रिवर है वो ड्रेन करती है आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू को। और यहाँ पर एग्रीकल्चर भी हम देख सकते हैं क्योंकि प्लेट्यू रीजन है, अगेन प्लेन एरियाज़ होगा, भले एक थोड़े से हाईलैंड पर है लेकिन स्टिल वहाँ पर कुछ प्रकार का एग्रीकल्चर तो किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे से पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये हैं एक्चुअली आपके अंडमान आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और दिस इज़ लक्षद्वीप। मैंने इसको इसी मैप में बना दिया है क्योंकि आगे जाके हम इनको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, तो एक बार बैक करके यहाँ पर आके समझ लेंगे। राइट, चलो अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अभी हमने सेंट्रल हाईलैंड देखा, अब आप देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स के पास वाली जो हिली स्टेशंस है, जो हिल रीजन्स हैं, उनको देखेंगे हम। ठीक है, अरावली माउंटेन अभी हमने देखा था, यहाँ पर कौन सा प्लेट्यू था, मारवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, देन यहाँ पर आप विंध्यास देख पा रहे हैं और सतपुड़ा देख पा रहे हैं। ये जो विंध्यास और सतपुड़ा है इनके बीच से ही निकलती है आपकी रिवर नर्मदा। ठीक है, ये विंध्यास है और ये सतपुड़ा है, ये दो माउंटेन रेंजेस हैं जो ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। ठीक है, और इनके बीच में से जो वैली बन रही है वहाँ से रिवर नर्मदा फ्लो होती है और कहाँ चली जाती है, अरेबियन सी में। और एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि अरेबियन सी में जब ये जाती है तो ये यहाँ पर फॉर्म करती है एस्चुरी। अब ये एस्चुरी क्या है? एस्चुरी का मतलब ये होता है कि जब भी रिवर फ्लो होकर आ रही है और वो पानी से मिल रही है, ठीक है, सी से या ओशन से, किसी भी बड़ी वाटर बॉडी से मिल रही है, तो वो किस तरीके का शेप फॉर्म करती है। ठीक है, अगर डेल्टा है तो क्या होगा, रिवर स्पीड स्लो होकर आएगी, जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज डिवाइड हो जाएंगी सेडिमेंटेशन के कारण, और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम कहेंगे डेल्टा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर रिवर आ रही है और वहाँ पर एक वैली लाइक स्ट्रक्चर ऑलरेडी फॉर्म्ड है, ठीक है, कि ऊंचाई से पानी गिरेगा, तो जब ये ऊंचाई से पानी गिरता है तो पानी गिरकर जब ज़मीन पर पहुंचेगा नीचे, क्योंकि ऊंचाई से गिर रहा है तो थोड़ा सा उसमें स्पीड ज़्यादा रहेगी, उसमें फोर्स रहेगा, तो वो ज़मीन के अंदर घुसकर एक गड्ढा जैसा एरिया बना लेगा। ठीक है, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि एक वाटरफॉल है। ठीक है, अगर उससे पानी गिर रहा है तो उस वाटरफॉल के जस्ट नीचे वाली जो ज़मीन होगी जहाँ पर पानी गिर रहा है वो एकदम से गहरा सा गड्ढा होगा और बाकी का एरिया प्लेन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको एस्चुरी कहते हैं, जब रिवर एक हाइट से गिरती है पानी में। ठीक है, उसको कहेंगे एस्चुरी बनाना। और जब रिवर सी या ओशन से डायरेक्टली मिल पा रही है बिना किसी हाइट के एक कॉमन लेवल पर, तब वो फॉर्म कर लेती है डेल्टास। तो ईस्टर्न एरियाज़ में बनेंगे डेल्टास, लेकिन वेस्ट में जो आपकी नर्मदा और तापी है ये फॉर्म करेंगी एस्चुरी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसके बेसिस पर कई बार आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो तो हमने देखा विंध्यास और सतपुड़ा एंड इनकी वैलीज के बीच में क्या चली जाती है, रिवर नर्मदा। देन सतपुड़ा के नीचे आपको महादेव हिल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कैमूर, मैकाल, और ये जो हिस्सा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक हिस्सा आपको देखने को मिलता है कार्बी एंगलोंग, इसको भी प्लेट्यू ही मानते हैं। ठीक है, इसमें तीन मेन इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। मतलब कार्बी एंगलोंग ऊपर रेंजेस हैं और उसके नीचे ही पैरेलल एरिया में हमको देखने को मिलती है हिल्स, जिनका नाम है गारो, खासी एंड जैंतिया। ये याद रखना ज़रूरी कि ये तीनों के तीनों मेघालय में ही हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको इनके नीचे ही देखने को मिल जाएगा छोटे से एरिया में नॉर्थ शाचर हिल्स। राइट, अब अगर हम डेक्कन ट्रैप की बात करते हैं तो डेक्कन ट्रैप और डेक्कन प्लेट्यू में डिफरेंस क्या है। प्लेट्यू तो हम समझ रहे हैं हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक प्लेट्यू स्ट्रक्चर है, एक हाईलैंड है जिसका टॉप जो है वो फ्लैट है। ठीक है, और डेक्कन साउथ के लिए बोला जा रहा है ना, साउथ डायरेक्शन को बता रहे हैं। ठीक है, डेक्कन ट्रैप जो है ये कैसा है, एक ब्लैक सॉइल एरिया है। ब्लैक सॉइल एरिया मतलब यहाँ पर कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाएगी, ब्लैक। और ब्लैक मिट्टी सबसे अच्छी कौन सी क्रॉप के लिए होती है, कॉटन के लिए। ठीक है, तो यहाँ का अगर आप देखें तो कॉटन प्रोडक्शन अच्छा होगा। क्यों है ब्लैक सॉइल एरिया, क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते होंगे जिनके एरोजन से या जिनके डेन्यूडेशन से ही ब्लैक सॉइल फॉर्म हो रही है। ठीक है, कौन से पत्थर होंगे ऐसे, जो वॉल्केनिक रॉक्स होंगे।
ठीक है, वॉल्केनिक ओरिजिन के होंगे, जैसे कि इग्नियस रॉक्स जो हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे बेसॉल्ट है, जब उसका डेन्यूडेशन होगा तब ब्लैक सॉइल फॉर्म होगी, है ना। और अगर ब्लैक सॉइल यहाँ मिल रही है तो हम मान सकते हैं कि ये लावा ओरिजिन या वॉल्केनिक ओरिजिन के जो रॉक्स हैं वो यहाँ पर मिलते होंगे। इग्नियस रॉक्स मिल रहे हैं हमें। डेन्यूडेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। डेन्यूडेशन का मतलब हमने अभी देखा, एक तरीके से इरोजन, पत्थरों का टूटना, पहले बड़े हिस्सों में, फिर छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और ये पार्टिकल्स अल्टीमेटली बना लेते हैं ब्लैक सॉइल। फाइन। डेक्कन प्लेट्यू के साथ भी एक यही इशू है कि ये वेस्ट एरिया में हाइट इसकी ज़्यादा है और ये ईस्ट की तरफ थोड़ा सा स्लोपी है ना। मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि डेक्कन प्लेट्यू इस तरीके का है, एकदम सीधा लाइक दिस, ठीक है, तो ये ऐसा सीधा नहीं है, ये इस तरीके का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेट्यू की जो हाइट है वो वेस्ट की तरफ ऊंची है और ईस्ट की तरफ थोड़ा सा स्लोपी है, ठीक है। इसी के कारण जो आपकी रिवर्स इस एरिया में ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, अरे महानदी यहाँ नहीं, यहाँ होती है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, और मैं एक का नाम भूल गई, ठीक है, बता दूंगी। तो ये जो रिवर्स हैं ये यहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन ये ईस्ट की तरफ फ्लो क्यों होती हैं? क्योंकि डेक्कन ट्रैप भी स्लोपी है, राइट। जिस तरफ स्लोप होगी रिवर्स उस तरफ फ्लो होना चालू कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्स वेस्टर्न एरिया में ओरिजिनेट होती हैं और फ्लो हो जाएंगी ईस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ फ्लो होंगी, लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं होगी ज़्यादा, तो ये फॉर्म करेंगी डेल्टा, किसके साथ? बे ऑफ बंगाल के साथ, तीनों रिवर्स, ठीक है। बात समझ आई? चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट आर पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसमें हमने सेंट्रल जो हाईलैंड्स होते हैं उनके बारे में भी देखा और डेक्कन ट्रैप के बारे में भी देखा, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास 2 टॉपिक और बचते हैं, 3 टॉपिक बच रहे हैं। एक हमारे पास घाट्स बच रहे हैं, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, फिर हमारे पास कोस्ट बच रहे हैं, ईस्टर्न कोस्ट एज वेल एज वेस्टर्न कोस्ट, और उसके बाद हमारे पास बचता है डेजर्ट। डेजर्ट तो बहुत छोटा सा है, उसको टॉपिक ना भी गिनो तो चल जाएगा, आइलैंड्स हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्या करते हैं, घाट्स को भी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डेजर्ट, कोस्ट और आइलैंड्स, इनको कवर करके अपने चैप्टर को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या है? यहाँ पर घाट का मतलब वो मत समझें आप कि जो नदी का घाट होता है जहाँ पर लोग जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, या पूजा पाठ करते हैं, वो वाला घाट नहीं। यहाँ पर घाट का मतलब है हम माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, एक हिली रीजन की बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है घाट। अब वेस्ट कोस्ट मतलब ये वेस्ट है, देखो डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब ये वेस्ट तरफ है तो वेस्टर्न घाट, ईस्ट तरफ है तो ईस्टर्न घाट। लोकेशन क्या है? लोकेशन है इनकी ये जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है उसके पास, और ईस्टर्न घाट होंगे ईस्टर्न कोस्ट के पास, राइट। वेस्टर्न घाट्स ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस एरिया, ये मैंने एक तरीके से माउंटेन रेंजेस बनाने की कोशिश की है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सीधा स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पर डिवाइडेड है। कारण क्या है कि ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये कंटिन्यूस है, ठीक है, ये इस तरीके के यहाँ पर हमेशा माउंटेन इकट्ठे हैं, ठीक है, गैप बहुत कम है इनके बीच में, तो हम इनको कंटिन्यूस कहते हैं कि वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस इन नेचर, ठीक है। लेकिन ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये डिसकंटिन्यूस है, ये एक पूरा एक साथ नहीं है, सारी रेंज एक साथ माउंटेन नहीं है, यहाँ पर क्या है टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। और ये जो हिस्से बच रहे हैं इसके बीच का जो एरिया बच रहा है, यहाँ से ही ये यहाँ से आने वाली रिवर जो है वो क्या हो जाती हैं, फ्लो हो जाती है, ठीक है। और देखो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसका मतलब क्या है कि ये डेल्टा है जो कहाँ मिल रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। हाइयर देन ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स जो हैं ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो सीधा नहीं होके इस तरीके का है, मतलब जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन होगा, जो वेस्टर्न एरिया है, इसकी हाइट ज़्यादा है और इसकी हाइट कम है, स्लोपी है, तो ये इस तरीके का जाएगा। तो यहाँ पर जो पहाड़ होंगे वो ऊंचे होंगे एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। फाइन। एवरेज एलिवेशन इनका कितना है? अराउंड 600 मीटर, और इनका एवरेज एलिवेशन है अराउंड 900 to 1600 मीटर्स, ठीक है। तो क्लियरली वी कैन सी द डिफरेंस इन दी हाइट्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स एज वेल एज वेस्टर्न घाट्स। देन दे आर कॉजिंग ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है? सी रेनफॉल जो होती है वो 3 तरीके की होती है
है ना। कन्वेक्शनल मतलब कि जैसे आपकी नॉर्मल वाटर साइकिल चल रही है, एवेपोरेशन हो रहा है, बादल बन रहे हैं, बादल भारी हो रहे हैं, ठीक है, उतनी उनकी वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है, तो वो क्या करेंगे, पानी को ड्रेन कर देंगे, तो रेनफॉल हो जाएगी, ठीक है। फिर होती है एक साइक्लोनिक, जब गर्म और ठंडी हवाएं, दो अलग अलग टेम्परेचर की हवाएं मिल रही हैं, उसके कारण एक रेनफॉल होगी, तो उसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहेंगे। तीसरी टाइप की रेनफॉल जो है उसको कहते हैं ओरोग्राफिक। यहाँ पर जो ओरो है इसका मतलब है माउंटेन, इसका मतलब क्या है, माउंटेन। ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है ये होती है माउंटेन्स के बीच में आ जाने से, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक माउंटेन है, यहाँ से एक बादल बना इवेपोरेशन के कारण, ये बादल ऐसे उड़ उड़ के जा रहा था, ठीक है, बढ़िया, ये उड़ के जा रहा था। अभी ये इतना भारी हो चुका है कि ये इस हाइट से ऊपर नहीं उठ पा रहा, भारी है तो सामान नीचे आता है, हल्का है तो ऊपर उठता है, ठीक है। अब ये बादल भारी हो गया और ये ऊपर नहीं उठ पा रहा, और इसके सामने आ गया एक बैरियर। ये जो माउंटेन है ये किस तरीके से काम कर रहा है, एज ए बैरियर। अब बादल अगर भारी है और ऊपर नहीं उठ पा रहा तो ये बादल के आगे जा नहीं पाएगा, बादल से बार बार टकराएगा, जिसके कारण ये बैरियर होने के कारण क्या होगा, यहीं पर रेनफॉल हो जाएगी। तो ऐसी रेनफॉल जो माउंटेन के कारण हो रही है, क्योंकि माउंटेन एक बैरियर बन रहा है, बादल को आगे नहीं जाने दे रहा, ठीक है, तो ऐसी रेनफॉल को कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब हमें पता है कि यहाँ के जो माउंटेन्स हैं इनकी हाइट ज़्यादा है, अराउंड 900 to 1600 मीटर्स, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि है अरेबियन सी और यहाँ पर है इंडियन ओशन। अब ये दोनों जगह से क्या हो रहा है, एवेपोरेशन हो होकर बादल तो फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये वेस्टर्न घाट से आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि वेस्टर्न घाट की हाइट ज़्यादा है और ये क्या कर रहे हैं, बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ये वेस्टर्न घाट्स जो हैं, है ना, इसके बाजू में आप ये खाली एरिया देख पा रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर के अंदर ये है हमारे कोस्ट, ये है कोस्टल प्लेन, क्योंकि ये वेस्ट एरिया में तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये ईस्ट एरिया में तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, जिसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है तो क्या होगा, यहाँ पर ग्रीनरी होगी, ठीक है, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर होगा और काफ़ी ज़्यादा हमको वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये क्रिएट करेंगे, वेस्टर्न घाट के कारण क्रिएट होगी ओरोग्राफिक रेनफॉल, और वेस्टर्न कोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हरा भरा दिखेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर आपने सुना होगा साउथ इंडिया में स्पाइसेस जो हैं उनका बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कैसे हो रहा है, इन्हीं के कारण हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पर हो रही है। हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ के जो माउंटेन है वो छोटे होंगे हाइट में, साउथ की तरफ जाते जाते क्या होता है, माउंटेन्स की जो हाइट है वो इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक। हाईएस्ट पीक कौन सी है भाई, वेस्टर्न घाट्स की, अनायमुड़ी जो इधर कहीं आपको देखने को मिलेगी, और डोडा बेटा अगेन इधर ही आसपास। तो अनायमुड़ी एंड डोडा बेटा, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंस बस याद रखो कि अनायमुड़ी सबसे बड़ा है वेस्टर्न घाट में, उससे छोटा है डोडा बेटा। और अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर महेंद्रगिरी जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, हाईएस्ट पीक है, किसकी, ईस्टर्न घाट्स की। और एक और शेवरॉय एंड जावड़ी, ठीक है, शेवरॉय एंड जावड़ी हिल्स आपको यही इसी डायरेक्शन में देखने को मिलती है। मेन एक और चीज़ होती है ऊटी। ऊटी एक हिल स्टेशन है आपका जो कहाँ पर मिलता है, ईस्टर्न घाट्स में। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, क्योंकि एक तो हिली एरिया है तो ये हिल स्टेशंस जैसे प्लेसेस को क्रिएट करते हैं, टूरिज्म यहाँ पर अच्छा है, प्लेन्स हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी हो जाएगा, यू कैन सी रिवर्स हैं तो यहाँ पर जो डेल्टा रीजन है यहाँ पर भी एग्रीकल्चर होगा, साथ में हिल स्टेशंस होने के कारण यहाँ पर अच्छे खासे अमाउंट में टूरिस्ट पहुँचते हैं, ठीक है। जैसे ऊटी एक टूरिस्ट स्पॉट है, ऊटी इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर ऊटक मंडलम, ठीक है, तो ये क्या है, बड़ा नाम है, उसको छोटा कर दिया है ऊटी। ये हिल स्टेशन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करें, आप जब भी अपने नोट्स बनाएं तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कंपैरिजन में लें, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड को और डेक्कन प्लेटू को कंपैरिजन में लें, ठीक है। उससे क्या होगा, कंपैरिजन करने से आपके 2 वे प्रिपरेशन हो जाएगी। पहला तो नोट मेकिंग इजी हो जाएगी आपके लिए, आपको कॉपी में बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस लिखने की बजाय कम सेंटेंसेस में टेबल फॉर्मेट में आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, एग्जाम में जनरली क्वेश्चन कंपैरिजन बेसिस पर आ जाते हैं, ठीक है, कि आपसे हो सकता है कंपेयर करने को बोल दे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्लोप, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पीक्स,
ठीक है, ये सब आपसे कंपेयर करने के लिए बोला जा सकता है। तो अगर आप नोट्स ही उस प्रकार से बनाते हैं तो आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी जाएगी। ठीक है, हमें वैसे ही नोट्स बनाने हैं जैसे हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से बेस्ट होंगे। ठीक है, तो बेटर है कि आप एक कंपैरिजन बेसिस पर क्या करें, नोट्स बनाएं। और अगर आप और अच्छा डिटेल चाहते हैं तो आप इस तरीके के डायग्राम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्योंकि यहाँ का वेजिटेशन बहुत अच्छा होगा दोनों जगह का, तो यहाँ पे हमको वाइल्ड लाइफ भी बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ढेर प्रकार के आपको एनिमल्स, बर्ड्स स्पेशली, ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स भी देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स पर अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाएंगी। इवन आप अगर मंकीज़ के टाइप्स देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी, मंकीज़ की, स्क्विरल्स की, पैरट्स की, बर्ड्स की। उन सबको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स लेगी। ठीक है, तो जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत अच्छा है वहाँ पर बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि वाइल्ड लाइफ भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होगा। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, और हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी कंक्लूड कर चुके हैं। अब आपको इन दोनों टॉपिक्स में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछें। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि दिस इज़ वर्थ शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर स्टूडेंट्स, और आपकी किसी भी नेबर, दोस्त, किसी के भी साथ अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर शेयर करना यूज़फुल है, किसी की मदद होगी, तो प्लीज़ उसको शेयर करें, इससे मेरी भी मदद होगी। राइट, सो थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अनुशाला। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।